मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, क्लास 10th। इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today। अगर हम पहले का मैप देखें तो उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं था, कोई नेशन नहीं था यूरोप में। एज वी नो टुडे, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। डचीज मतलब हो गया जहाँ के ये छोटे छोटे इलाके, डचीज एंड कैंटन्स। जैसे अभी हमारे पास स्टेट होते हैं या प्रोविंसेस होते थे। whose rulers had their autonomous territories, और इनके जो रूलर होते थे उनके अपना ही एक जैसे देश होता है उस तरह से होता था। ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी, इसको वो देखते थे और उनके हिसाब से ही वहाँ रूल चलता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मोनार्की थी, मतलब उस पर राजा जो है उस तरह का शासन रहता था। विच लिव डाइवर्स पीपल, और हर तरह के लोग उधर अलग अलग तरह के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, और लोगों के बीच में ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ आपस में एक सा ही कुछ आइडेंटिटी हो या एक सा कुछ हो। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कई बार वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के होते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर है जिसने रूल किया ऑस्ट्रिया और हंगरी में। फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, तो इसमें काफ़ी सारे रीजन्स थे और अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के रीजन्स थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, अब इसमें अलग अलग रीजन्स कौन से हैं? इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन्स, अल्पाइन रीजन्स में आ गया द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड, as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking। और यहाँ पर जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो ऊपर की क्लास थी, वो जर्मन स्पीकिंग थी, वो जर्मन बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, और यहाँ पर जो इटालियन बोलने वाले भी प्रोविंस थे, ऐसे स्टेट्स थे जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार, while the other half spoke variety of dialects। अब हंगरी में बोला है कि आधे लोग तो मैगियार जो वहाँ की लैंग्वेज कोई है उसको बोलते थे, और बाकी आधे जो है कुछ और बोलते थे, जिनकी की अलग अलग भाषाएं थी। इन गैलिशिया के बारे में लिखा हुआ है द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, तो एरिस्टोक्रेसी जो थी वो तो बोलती थी पॉलिश, ये उनकी लैंग्वेज थी। जो ऊपर की क्लास थी, जो गवर्न करती थी, जिसके पास सारा कंट्रोल था, पैसा जिनके पास होता था। बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, इसके अलावा जो 3 डोमिनेंट ग्रुप थे, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप थे, दे ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, वो भी उसी राज्य में रहते थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट पेजेंट पीपल, मास ऑफ सब्जेक्ट मतलब ज़्यादातर जो लोग थे वो कौन थे? वो किसान थे, पेजेंट्स थे। बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, तो बोहेमियंस और स्लोवैक्स ये तो नॉर्थ में रहते थे। फिर है स्लोवनीस इन कार्नियोला, फिर है क्रोड्स कहाँ रहते थे? ये साउथ में रहते थे। एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, यहाँ पर ट्रांसिल्वेनिया में रोमन्स रहते थे। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, तो इतना सारा डिफरेंस है लोगों के बीच में जिसकी वजह से कोई यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम एक देश हैं, या एकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
द ओनली टाई बाइंडिंग द डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज कॉमन एलिजियंस टू एम्पर। तो ये लोग एक ही वजह से जुड़े हुए थे क्योंकि यहाँ एक ही एम्पर होता था, जिस राज्य में ये लोग रहते थे वहाँ एक एम्पर था, इसकी वजह से ये जुड़े हुए थे। अदरवाइज इन लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस थे कि ये एक नेशन ऐसे नेशन नहीं सोच सकते थे। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में लिखा है। सोशली एंड पॉलिटिकली, मतलब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वही एक डोमिनेंट क्लास थी, मतलब जिसकी चलती थी, वही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे, के पास काफ़ी सारी ज़मीन होती थी। ये यूरोप के बारे में बोला गया है। द मेंबर्स of this class were united by common way of life that cut across regional divisions। तो इसके जो लोग थे वो लोग आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि उनका जो वे ऑफ लाइफ था कॉमन था, एक दूसरे जैसा था। क्योंकि इसमें गरीबी तो थी नहीं, एरिस्टोक्रेसी जो भी थे एरिस्टोक्रेट इस रीजन का हो या किसी और रीजन का हो, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी और पावरफुल लोग थे। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स। तो इनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, कंट्री साइड गाँव के इलाके हो गया, और बड़े बड़े इनके पास घर होते थे, हाउसेस। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो ये फ्रेंच बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज और मैरिज। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जैसे दो एरिस्टोक्रेट हैं, उनमें आपस में शादियां भी हो जाती थी, क्योंकि अगर दोनों तरफ बहुत पैसे वाले लोग हैं तो किसी कमज़ोर आदमी से तो शादी करेंगे नहीं। तो दो अगर एरिस्टोक्रेट हैं वो आपस में शादी यहाँ भी हो जाती थी। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। अब लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो ग्रुप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पैसे वाला है, काफ़ी पावरफुल है, ये तो बहुत कम थे। ज़्यादा जनसंख्या तो किसानों की होगी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। तो ज़्यादातर तो लोग पेजेंट्स थे, किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो यहाँ वेस्ट की तरफ बात कर रहे हैं, जो पश्चिमी इलाका होगा उसका, वहाँ पर जो है जो ज़्यादातर लैंड जो है टेनेंट्स, जो कि मालिक नहीं थे उसमें, उस पर काम करते थे, इसको कहते हैं टेनेंट्स। और स्मॉल ओनर्स जो थे, छोटे छोटे ज़मीनों के मालिक, वो लोग यहाँ काम करते। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast states which were cultivated by serfs। और जो ईस्ट या और सेंट्रल यूरोप में है, वहाँ पर क्या था, लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, विच वॉज कैरेक्टराइज बाई वास्ट स्टेट्स, बहुत बड़े बड़े ज़मीनें होती थी जिसमें कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। इसमें ये किसान लोग खाली वहाँ काम करते थे, वो उसके मालिक नहीं होते थे। और वेस्ट में जैसे बताया कि बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टेनेंट्स। जो टेनेंट होते हैं उसमें काम करते हैं, उनको उसका किराया देना होता होगा, टैक्स देना होता होगा, लेकिन वो उसके मालिक नहीं हैं। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। तो जो वेस्टर्न पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ा और ट्रेड बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टाउन्स, नए नए टाउन्स आए, नए नए टाउन्स बने। और जो कॉमर्शियल क्लास थी, जो इन फैक्ट्रियों में, इन इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी, उनका जो एग्जिस्टेंस था, उनका जीवन जो चलता था, वो तो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फॉर मार्केट, प्रोडक्शन की वजह से चलता था, क्योंकि इन्हीं कंपनियों में वो काम करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में जो शुरू हुआ था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो 18th सेंचुरी सेकेंड हाफ में चालू हुआ। बट इन फ्रांस पार्ट्स ऑफ जर्मन
स्टेट्स इज अकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जबकि यहाँ पर फ्रांस में और जर्मनी में से भी लेट शुरू हुआ। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, तो इसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से नए सोशल ग्रुप, सामाजिक नया परिवेश या नए ग्रुप्स शुरू हुए। केम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो मिडिल वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे या प्रोफेशनल थे। इन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये तो कम लोग थे इस तरह के, टिल लेट 19th सेंचुरी, क्योंकि 19th सेंचुरी में ही ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। तो ये जो एजुकेटेड क्लास है और लिबरल मिडिल क्लास है, इन्हीं में जो नेशनल यूनिटी की बात आई, जो देश की बात आई, ये इन्हीं के बीच में आई। एरिस्टोक्रेट एंड गेन पॉपुलैरिटी और एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कि जो एरिस्टोक्रेट होते हैं उनको बचपन से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो वो ये हटाना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे अधिकार मिलते थे जो कि एक नॉर्मल आदमी को नहीं मिलते थे, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट थे। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्लियर 19th सेंचुरी, तो ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म के आइडिया से जुड़े हुए थे। द टर्म लिबरलिज्म है क्या? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबर, इसका मतलब है फ्री, तो लिबरलिज्म का मतलब हो गया फ्रीडम। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो जो मिडिल क्लास थी उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इक्वलिटी ऑफ ऑल, कि सब लोग बराबर है कानून के सामने, और फ्रीडम के लिए लिबरलिज्म स्टूड करता है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और राजनीतिक रूप से देखें तो इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट होगी वो कंसेंट से होगी, सबकी सुन के होगी। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही था लिबरलिज्म, इस चीज़ के लिए था कि ऑटोक्रेसी खत्म हो। ऑटोक्रेसी वहाँ मोनार्की थी, जो राजा चाहता था वही होता था, इसी को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो इसको ख़त्म वो लोग करना चाहते थे। और क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो कुछ क्लासेस थी जिनको पहले से ही और बहुत सारे अधिकार थे जो कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, तो वो क्या चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, और जो गवर्नमेंट हो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट बने, तब चुनाव हो लोगों का और वही लोग सरकार बनाए। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये 19th सेंचुरी में प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात करने लग गए। प्राइवेट्स की सबके पास जो है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जैसे घर होना, जमीन होना। येट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। कानून के सामने बराबर होने का मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज। अब सफरेज क्या है? राइट टू वोट, कि कानून के सामने आप बराबर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद भी हम देखते हैं कि जो राइट टू वोट था वो कुछ ही लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और वो भी आदमी।
मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। तो जो जिनके पास प्रॉपर्टी ना हो या औरतें हो तो उनके पास उनको इस तरह का कोई राइट नहीं मिला हुआ था वोट करने का। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियंस डिड ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉय सफरेज। तो जब कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जैकोबियंस का रूल आया था, तभी ये एडल्ट पॉपुलर मेल्स जो थे उनको राइट टू वोट मिला। However, the Napoleon Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। लेकिन जो नेपोलियन ने कोड बनाया था उसके हिसाब से जो राइट टू वोट है बहुत कम लोगों को दिया गया, और वुमेन को, जो औरतें थी, उनको स्टेटस एक माइनर का बना दिया कि जो जैसे कि एक कम उम्र का होता है, सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, कि अगर फादर और हस्बैंड उनको इजाज़त दें तब वो वोट कर सकती हैं। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो ऐसे लोग जिनको वोट का राइट नहीं मिला था, जैसे जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो या औरतें, तो उन लोगों ने काफ़ी मूवमेंट चलाया इसके खिलाफ ताकि उनको भी एक इक्वल राइट मिले। In the economic sphere, liberalism stood for freedom of market। अगर हम इसको इकोनॉमिक हिसाब से देखें तो लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में फ्रीडम हो, एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाता है गुड्स को, जब सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो, या पैसे का लेन देन ये सब खत्म हो, और मार्केट फ्री हो। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में जो नई मिडिल क्लास आ रही थी उसकी ये डिमांड थी कि मार्केट फ्री हो, में जो स्टेट के जो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं वो हटें, और सामान और कैपिटल जो है, कैपिटल यानी कि पैसा, जैसे उधर आराम से जा सके। Let us take an example of a German-speaking regions in the first German-speaking region in the first half of 19th century. Napoleon administrative measure had created out countless smaller principalities, a confederation of 39 states. Countless तो टोटल मिला के उस समय 39 states थे। Each of these possessed its own currency। तो नेपोलियन से पहले जब था सबकी अलग अलग करेंसी थी और 39 स्टेट्स थे, और सबका वेट करना, वेट्स और मेजर भी सबका अलग था। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1813 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% at each one of them। कि कोई अगर आदमी इन दोनों शहरों के बीच में जा रहा है, हैम्सबर्ग और न्यूरमबर्ग, तो बीच में उसको कम से कम 11 जगहों पर ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, और हर जगह पर 5-5% देना पड़ेगा। अगर इस तरह से कैलकुलेट करें तो हम 11% हो गया, 55% हो गया, तो इतना सारा उसको टैक्स देना पड़ जाता था, 55%। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू वेट और मेजर ऑफ गुड्स। तो जो भी टैक्स लगता था वो उसका कितना वेट है, कितना उसका मेजरमेंट है, उसके हिसाब से लगता था। एट ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब और इसमें दिक्कत यह है कि सबका पास वेट और मेजर का हिसाब किताब अलग था, सब जगह एक सा नहीं था कि जैसे आज के दिन मीटर यूज़ करते हैं। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब इसकी वजह से कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जो क्लॉथ को मेजर करने का था हिसाब किताब, होता ELLE, विच इज़ ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। और हर रीजन में ये अलग अलग लेंथ के लिए था, जैसे अभी मीटर चलता है। एन LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 15.4 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अगर फ्रैंकफर्ट में जाओगे तो 15.4 सेंटीमीटर हो गया LA, मतलब मियान्स में जाओगे तो 55.1 हो जाएगा,
और न्यूरेमबर्ग में हो जाएगा 65.6, और तीसरी जगह है ये फ्रीबर्ग में 53.3। तो हर जगह अलग अलग था, जिसकी वजह से ट्रेड करने में बहुत दिक्कतें आती होंगी। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लास। तो जो नई कॉमर्शियल क्लास थी वो इसको क्या देखती थी कि ये इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को इतनी सारी दिक्कतें होंगी। एक तो इतनी जगहों पर टैक्स देना, और उसके बाद मेजरमेंट के लिए भी हर जगह अलग अलग चीज़ें होना। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो वो लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक टेरिटरी यूनिफाइड हो, ये जितने भी स्टेट्स हैं सब में एक ही करेंसी चले, और बीच बीच में हर जगह कहीं टैक्स ना लिया जाए। इन 1834 एक कस्टम यूनियन, अब कस्टम यूनियन जिसका नाम था ज़ोल्वरीन, वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। तो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कब बनी थी। एक तो ये ज़ोल्वरीन, और दूसरा क्या है, ज़ोल्वरीन था क्या? एक कस्टम यूनियन थी ये। कस्टम मतलब टैक्स से रिलेटेड, एंड जॉइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट। तो इस कस्टम यूनियन को ज़्यादातर जो जर्मन के स्टेट्स थे उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो बहुत जगह पर जो टैरिफ बैरियर्स थे, जगह जगह टैक्स देना पड़ता था, वो हटा दिया गया। और जो करेंसी थी पहले हर जगह अलग अलग थी, तो 30 थी, अब उसको खाली 2 बना दिया गया, ताकि इधर उधर कहीं भी जाके लोग सामान खरीद सकते थे, क्योंकि करेंसी सेम होती, 2 30 थी पहले, अब 2 होगी। क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर साइमुलेटेड मोबिलिटी। तो रेलवे का नेटवर्क जो हुआ उसकी वजह से भी मोबिलिटी, लोगों का इधर उधर आना जाना बहुत आसान हो गया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। A wave of economic nationalism strengthened the wider national sentiment growing at the time. तो जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, एक ही करेंसी हर जगह यूज़ हो रही है, हर जगह मेजरमेंट एक ही जैसा हो, टैक्स एक्स हटा दिए गए, तो जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रो किए। A new conservatism after 1815 following the defeat of Napoleon in 1815। 1815 में नेपोलियन हार गया, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेट है 1815। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स क्या थे? बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी लाइक द मोनार्की। वो लोग बिलीव करते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, ट्रेडिशनल जो पुराने तरह के इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्की और प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। उनका जो मानना था कि जो वहाँ राजाशाही थी, मोनार्की थी, या चर्च के जो पावर्स थे, या सोशल हियरार्की थी, कि इसमें सोशल हियरार्की मतलब समाज में कौन कितना बड़ा है, सबका अलग अलग हिसाब किताब रहता था, सोशल हियरार्की होगी। प्रॉपर्टी एंड फैमिली, तो उसको वैसा ही रखा जाए जैसा कि चलता आ रहा है, ये इनका मानना था कंजर्वेटिव्स का। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। पुराने समय के दिनों में वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये सब चीज़ें चाहते थे। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। लेकिन उनको लगा कि जैसे कि नेपोलियन बदलाव लेके आया था, तो नेपोलियन जो है मोनार्की में आता है, वो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उस गवर्नमेंट को मोनार्की बोला गया है। द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल। अगर मॉडर्नाइजेशन हो, कुछ नयापन हो, तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि मोनार्की को वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इट कुड make the state power to make state power more effective and strong।
और जिससे कि स्टेट की जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक मॉडर्न आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी जो लोग सरकारी काम करते हैं वो बहुत एफिशिएंट हो, बहुत अच्छे से काम करती हो। डायनेमिक इकोनॉमी हो, जो इकोनॉमी हो वो बहुत अच्छी हो। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, फ्यूडलिज्म और सर्फडम ये एक तरीके की ही चीज़ें हैं, जिसमें कि जो एक आदमी ही काफ़ी बड़ी ज़मीन का मालिक होता था, बहुत ज़्यादा ज़मीन का, जिसमें जो फार्मर्स थे वो लोग काम करते थे लेकिन फार्मर्स मालिक नहीं थे। वुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप इन 1815, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स। 1815 में यूरोपियन पावर्स जो थे ये ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन को किस किसने हराया, कौन कौन से नेशंस थे। उसमें यह है, एक तो ब्रिटेन था, एक रशिया था, प्रूशिया था और ऑस्ट्रिया था। और ये met at Vienna to draw up the settlement for Europe। और ये लोग यहाँ पर मिले वियना में। कांग्रेस was hosted by ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ये भी पता होना चाहिए 1815 में यूरोपियन पावर्स एक जगह मिले और जिसको कि होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिच। द डेलीगेट्स ड्यू अब द ट्रीटी ऑफ वियना, और वहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। तो नेपोलियन वॉर्स में जो भी बदलाव आए थे उसको हटा देना। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ 1815 में। द बोर्बन डायनेस्टी which has been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost territories it had annexed under Napoleon। तो जो बोर्बन डायनेस्टी थी जिनका राज्य था उसके पहले जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उनको जो राज्य है वापस दे दिया गया, तो उनको पावर दे दी गई। और फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज ली थी जब नेपोलियन यहाँ का हेड था तो उन सबको जितनी भी टेरिटरीज कब्जा किया था इन्होंने उन सबको हटा दिया गया, फ्रांस से वो हट गई। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, कई सारे स्टेट बनाए गए फ्रांस की बाउंड्री के आसपास ताकि इस तरह का टू बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच आर्मीज इन फ्यूचर, ताकि फ्रांस की जो आर्मीज हैं वहाँ हमला ना करें। Thus the kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north। तो नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड को सेटअप किया। एंड जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ, साउथ में जेनोवा एक जगह का नाम है, तो पिडमोंट पे जोड़ दिया गया इन साउथ। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, इसके वेस्टर्न में प्रूशिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल चला गया ऑस्ट्रिया के पास। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, उसको वैसे रहने दिया गया। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी। तो रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया और प्रूशिया को कुछ हिस्सा दिया, वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सनी, एक जगह का नाम है। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो इनका जो मेन एम था वो ये था कि जो मोनार्कीज थी, जो राजा पहले राजा प्रथा चलती कोई फिर से लाई जाए, एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप इन 1851 वर ऑटोक्रेटिक। अब जो कंजर्वेटिव रेजीम्स 1815 में जो थी वो ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक मतलब वो जैसा चाहते थे उस हिसाब से काम करते थे, उनके पावर के ऊपर कोई और ऊपर पावर नहीं थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, और वो लोग अपनी बुराई सहन, कोई किसी तरह का भी क्रिटिसिज्म बुराई सहन नहीं करते थे, या कोई भी उनके खिलाफ चले जाए उस चीज़ को भी सहन नहीं करते थे।
and sought to curb activities that question legitimacy of autocratic government. और इस तरह की जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई कुछ बोलता था या पूछता था तो उसको कर्ब किया जाता था, उसको रोक दिया जाता था. मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the idea of liberty and freedom. तो इनकी सेंसरशिप थी जो कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, ये सब चीज़ें वो आने नहीं देते थे और इसमें बैन लगा देते थे. एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? What was said in newspaper, plays and songs and reflected the ideas of liberty. कोई भी ऐसी चीज़ जो लिबर्टी के बारे में बात करती हो, फ्रीडम के बारे में बात करती हो. एसोसिएटेड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो तो उसको वो सेंसर कर देते थे, बंद कर देते उस तरह की न्यूज़ को. द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स. लेकिन जो मेमोरी थी फ्रांस जो रिवॉल्यूशन हुआ था और आगे भी वो लिबरल्स को इंस्पायर करता रहा. वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस. वन ऑफ द मेजर, जो उनका मेन एक इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया, उन्होंने जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, बुराई, उसको गलत बताया, ख़राब बताया. वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ जो प्रेस होता था उसको फ्रीडम ऑफ प्रेस को वो चाहते थे. कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको कर्टेल किया जा रहा था, उसको रोका जा रहा था. इस चीज़ के खिलाफ थी ये. रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. अब 1815 में काफ़ी सारे ये लिबरल्स थे जिनको लगा कि उनको दबा दिया जाएगा या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए. सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread the ideas. तो सीक्रेट सोसाइटीज़ कई जगह पर बननी शुरू होगी यूरोप में ताकि रिवॉल्यूशनरीज़ को ट्रेन किया जाए और उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाया जाए. टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम meant कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स. उस समय रिवॉल्यूशनरी बनने का मतलब था कि जो मोनार्की है, जो राजा, उसको अपोज करना. दैट द फॉर्म्स दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना, जो मोनार्की इस्टेब्लिश की गई वियना में जो ट्रीटी हुई थी, तो उस चीज़ को ये अपोज करते थे. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लिबर्टी के लिए और लोगों के फ्रीडम के लिए ये फाइट करना चाहते थे. Most of these revolutionaries also saw creation of nation state as necessary part of struggle for freedom. और इनको ऐसा लगता था कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए, एक देश बनना चाहिए, ये छोटी छोटी टेरिटरीज नहीं होनी चाहिए. One such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गिसेपी मजीनी, ये कहाँ पर पैदा हुआ ये बॉर्न इन जेनीवो इन 1807 में. ही बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी. सबसे पहले तो ये है कि ये कौन था? इटालियन रिवॉल्यूशनरी था और इसने ये एक सोसाइटी का मेंबर बना जबकि ये 24 साल का था, और इसको फिर पकड़ लिया गया और इसको कहीं दूर एग्जाइल में भेज दिया गया. इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया. एग्जाइल में इसलिए भेज दिया क्योंकि सरकार ने इसको एक्यूज़ किया कि ये रिवॉल्यूशन ला रहा था या कर रहा था इन लिगुरिया में. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. उसने और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ डेवलप की, जिनका क्या नाम था ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में. एक का नाम था यंग इटली इन मार्सेल्स और दूसरा है यंग यूरोप इन बर्नी. तो 2 इसने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गिसेपी मजीनी ने.
और ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। तो ये जो इसके मेंबर बने, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थे, वहाँ लोग थे पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन के, जो एक तरह से सोचते थे। मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी natural units of mankind. So Italy could not continue to be patchwork of small states and kingdom. तो जो इटली है वो छोटे छोटे राज्य जो हैं उनसे वो ही ना रहे। इट हैड टू बी फोर्ज इनटू सिंगल यूनाइटेड रिपब्लिक, और इन सबको मिला के एक सिंगल रिपब्लिक बना दिया जाए, एक नेशन बना दिया जाए विथ इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और इस तरह का अगर यूनिफिकेशन हो जाए, इस तरह से इन इलाकों को जोड़ दिया जाए, तो यही इटालियन लिबर्टी को सेटअप किया जा सकता है। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, और इसी मॉडल को देखते हुए कई सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मजीनी था, वो मोनार्की को अपोज करता था, वो पसंद नहीं करता था, और वो डेमोक्रेसी चाहता था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव, इसकी वजह से कंजर्वेटिव्स भी डरे थे उससे। मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिच जो है ने डिस्क्राइब किया उसको कि वो सबसे डेंजरस एनिमी है उनके समाज का। तो ये सेकंड गया। इसके बाद अगले वाले में थर्ड करेंगे।